अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर अंबर तारिक एंड आई एम लेक्चरर ऑफ बीपीटी एट टाइम्स इंस्टीट्यूट मुल्तान। आज हम लोगों ने विजिटल फिजियोलॉजी में जो टॉपिक पढ़ना है वो है ब्लड ग्रुप्स। तो ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। उसके बाद आपने मतलब कौन सा लॉ था, कौन कौन सी टाइप्स हैं ब्लड ग्रुपिंग की, सिस्टम्स कौन कौन से थे वो देखना है। तो इसमें इंट्रोडक्शन में ही आ जाएगा कि आपने जब ब्लड का सैंपल लिया तो उसके बाद जब ब्लड को कंटेनर में या किसी टेस्ट ट्यूब में निकालते हैं तो वो थोड़ी देर बाद जो है उसमें सेल्स की क्लम्पिंग शुरू हो जाती है। उस क्लम्पिंग को पहले आइडेंटिफाई या डिस्कवर नहीं किया गया था कि ये किस वजह से होती है, इसका कॉज नहीं पता चलता था जब तक ब्लड ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। और फिर जिस बंदे ने ब्लड ग्रुप सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था उसको नोबेल प्राइज़ मिला था 1930 में फॉर दिस डिस्कवरी। फिर आपके पास आ जाते हैं ABO ब्लड ग्रुप्स। ABO ब्लड ग्रुप्स जो हैं वो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन पर डिपेंड करते हैं बिटवीन एंटीजन और एंटीबॉडी, के एंटीबॉडी और एंटीजन के दरमियान में क्या रिएक्शन हुआ उसके ऊपर डिपेंड करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। लैंडस्टेनर एक साइंटिस्ट था जिसने ये कहा था कि आपके जो दो एंटीजन्स आपके नॉर्मल RBCs पे प्रेजेंट होते हैं उसके सरफेस पे, और उसको उसने नाम दे दिया था A एंटीजन एंड B एंटीजन। देन A एंटीजन और B एंटीजन उसको नाम दिया। ये जो हैं A एंटीजन और B एंटीजन को एग्लूटिनोजेंस भी कहते हैं बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू कॉज एग्लूटिनेशन ऑफ RBCs, मतलब क्लम्पिंग ऑफ RBCs। देन ही नोटिस दैट कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब कि उसने फिर उसके बाद नोटिस किया कि बॉडी में नॉर्मली कुछ एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं जो एग्लूटिनोजेंस के अगेंस्ट एक्ट करती हैं और उनको एग्लूटिनिन्स कहते हैं या एंटीबॉडीज़ कहते हैं जो प्लाज्मा में सर्कुलेट कर रही होती हैं। तो उसमें आपके पास आ जाती हैं एंटी अल्फा एंटीबॉडी और एंटी बीटा एंटीबॉडी। तो ये दो तरह की एंटीबॉडीज़ आ गई। उसके बाद लैंडस्टेनर लॉ था एक। लैंडस्टेनर लॉ ने ये कहा था कि अगर एक पर्टिकुलर एग्लूटिनोजन जो है यानी एंटीजन जो है वो प्रेजेंट होगा RBCs में तो कॉरेस्पॉन्डिंग उसके एक एंटीबॉडी या एग्लूटिनिन भी प्रेजेंट होना चाहिए, या अगर एंटीजन प्रेजेंट है तो उसकी अगेंस्ट जो एंटीबॉडी है वो ब्लड में नॉर्मली एब्सेंट होनी चाहिए। अगर एग्लूटिनोजन जो है वो एब्सेंट है तो इसका मतलब है एग्लूटिनिन या एंटीबॉडी ब्लड में प्रेजेंट होनी चाहिए। ये उसका लॉ था। देन ब्लड ग्रुप सिस्टम्स आ जाते हैं। उसमें आपके पास आ जाता है सबसे पहला ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स आ जाते हैं? उसमें आ जाता है A ब्लड ग्रुप, देन आ जाता है B, थर्ड वन इज़ AB एंड O। अब इसकी बात करते हैं ब्लड ग्रुप जिसमें आपके पास जो A ग्रुप है अगर उसमें A एंटीजन है तो उसमें बीटा एंटीबॉडी प्रेजेंट होनी चाहिए, या एंटी जो है इसमें आपके पास होगी A एंटीजन होगा और बीटा एंटीबॉडी। इसमें आपके पास B एंटीजन एंड अल्फा एंटीबॉडी। AB में आपके पास जो है दोनों एब्सेंट मिलेंगे आपको। सीरम में एंटीजन्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे लेकिन ब्लड ग्रुप जो है वो AB तब होगा जब उसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। तो A और B एंटीजन प्रेजेंट बट एंटीबॉडीज आर एब्सेंट। एंड द फोर्थ वन इज़ O ब्लड ग्रुप। उसमें ये होगा कि आपके पास दोनों एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगी और एंटीजन जो हैं वो आपके पास एब्सेंट होंगे। तो ये थे हमारे ABO ब्लड ग्रुप में 4 ब्लड ग्रुप की टाइप्स। उसके बाद डिटर्मिनेशन इनकी किस तरह करते हैं उसमें प्रिंसिपल ऑफ ब्लड टाइपिंग आ जाता है जिसको आप एग्लूटिनेशन भी कहते हैं, या डायग्नोज कैसे करते हैं। तो उसमें ब्लड टाइपिंग सबसे पहला प्रोसेस, या ब्लड मैचिंग भी इसको कह सकते हैं।
तो ब्लड टाइपिंग में क्या किया जाता था, एग्लूटिनेशन जो है उस प्रॉपर्टी की बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जाता था। एग्लूटिनेशन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सेपरेट पार्टिकल्स इन लाइक आरबीसीज इनटू क्लम्प्स और मैसेज। ये तब होती है जब एंटीजन जो है वो मिक्स होता है आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी के साथ, जिसको आप आइसोएग्लूटिनिन भी कहते हैं। Agglutination occurs when A antigen is mixed with anti-A or when B antigen is mixed with anti-B। तो रिक्विजिट्स इसमें क्या होते हैं, मतलब प्रिपरेशन आपने कर ली, उसके बाद रिक्विजिट्स यानी कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो लीड करते हैं टू डायग्नोसिस ऑफ ब्लड टाइपिंग। तो उसमें आप ये करते हैं कि सस्पेंशन ऑफ आरबीसी जो है वो प्रिपेयर कर लेते हैं बाय मिक्सिंग ब्लड ड्रॉप्स विद आइसोटोनिक सेलाइन। मतलब इसमें आपने ब्लड का सैंपल लेना है और आइसोटोनिक सेलाइन 0.9% जो है वो उसके साथ मिक्स करना है। और टेस्ट सीरम में आपके पास एंटी सीरम ए और एंटी सीरम बी आ जाएगा, जिसमें आपके पास एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होती है। फिर प्रोसीजर ये है कि आपने एक स्लाइड ले लेनी है, उसमें एक साइड पे जो है दोनों साइड पे ब्लड का सैंपल डाल देना है। उसके बाद आपने एक साइड पे एंटी सीरम ए जो है वो डाल देनी है और दूसरी साइड पे ड्रॉप ऑफ एंटी सीरम बी डाल देनी है, यानी एंटीबॉडी बी। उसके बाद 1 ड्रॉप ऑफ आरबीसीज वो आपने ब्लड पहले डाल दिया था, उसको आपने 2 मिनट के लिए ऐसे शेक करना है अच्छी तरह से। उसको स्लाइडली आप इस तरह ट्यूब को या उसको आप कह लें स्लाइड जो है आपके पास, उसको इस तरह मिक्स कर दें ब्लड को उसके साथ, एंटीबॉडी के साथ। देन आपने नेकेड आई से ऑब्जर्व करना है कि किस में क्लम्पिंग होती है और किस में क्लम्पिंग नहीं होती। अगर आपके पास क्लम्पिंग जो है वहाँ पे होती है एंटीबॉडी ए वाली साइड पे, तो इसका मतलब है आपका ग्रुप जो है वो ए है। अगर एंटीबॉडी बी वाली साइड पे होगी तो इसका मतलब है आपका ब्लड ग्रुप बी है। और अगर दोनों साइड्स पे हो जाती है तो इसका मतलब है ब्लड ग्रुप जो है ए बी है। और अगर दोनों साइड्स पे नहीं होती तो इसका मतलब है ब्लड ग्रुप जो है वो आपका ओ है। उसके बाद आपके पास आ जाता है इम्पॉर्टेंस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप्स इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन ये होती है कि ब्लड डोनेशन को कहते हैं। इसमें आपके पास डोनर और रिसिपेंट आ जाता है। डोनर और रिसिपेंट की मैचिंग की जाती है ताकि उसमें अगर आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं डोनर से लेके रिसिपेंट में जिसको आप दे रहे हैं, तो उसमें कोई सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस या इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस ना हो जाएं या वो इस ब्लड को एक्सेप्ट ना कर पाए उसकी बॉडी, इसीलिए ये पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ब्लड मैचिंग की जाती है। तो जो ब्लड डोनेट कर रहा होगा उसको डोनर कहते हैं, जो रिसीव करेगा उसको रिसिपेंट कहते हैं। अब इसमें आरबीसी ऑफ ओ ग्रुप जो है उसमें कोई एंटीजन नहीं होता, इसीलिए उसमें एग्लूटिनेशन जो है वो नहीं होती विद एनी अदर ग्रुप ऑफ ब्लड। तो ओ ब्लड ग्रुप जो है उसको इसीलिए यूनिवर्सल डोनर कहते हैं और यूनिवर्सल रिसिपेंट्स जो हैं वो ए बी ब्लड ग्रुप वाले होते हैं। फिर आ जाता है मैचिंग एंड क्रॉस मैचिंग। मैचिंग मतलब कि आपने मैच करके फिर ब्लड डोनेट करना है किसी को, और क्रॉस मैचिंग। अब मैचिंग क्या है? ब्लड मैचिंग इज अ लेबोरेटरी टेस्ट डन टू डिटरमिन द ब्लड ग्रुप ऑफ अ पर्सन। When the person needs blood transfusion, another test called cross matching is done after the blood is typed। मतलब कि ब्लड को ले लिया, ब्लड टाइपिंग कर ली, उसके बाद जो है उसको किसी जगह पे स्टोर कर लिया और उसके बाद थोड़े अरसे बाद उसको जो है वो डोनेट कर दिया या उसकी बॉडी में ट्रांसफ्यूज कर दिया, तो उसको क्रॉस मैचिंग कहते हैं। देन टू फाइंड आउट वेदर द पर्सनस बॉडी विल एक्सेप्ट दिस ब्लड और नॉट। उसके बाद आ जाता है क्रॉस मैचिंग जो है वो किस तरह से की जाती है। उसमें मिक्स किया जाता है सीरम ऑफ रेसिपेंट, मतलब कि रेसिपेंट का जो ब्लड है वो लेकर उसको मिक्स किया जाता है आरबीसीज ऑफ डोनर के साथ और देखा जाता है कि इसमें कोई एग्लूटिनेशन तो नहीं होती। अगर एग्लूटिनेशन होगी तो आपने जो है उसको ब्लड डोनेट नहीं करना वो वाला, या उसमें ट्रांसफ्यूज़ नहीं करना। फिर आ जाता है इनहेरिटेंस ऑफ एबीओ एग्लूटिनोजेंस एंड एग्लूटिनिन्स। ब्लड ग्रुप ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स अपॉन 2 जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट। उसमें जीन ए आ जाता है और जीन बी आ जाता है, ये दोनों डोमिनेंट जीन्स होते हैं और ओ जीन जो है वो रिसेसिव जीन होता है आपका। देन आपके पास हैं ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस ड्यू टू एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस ड्यू टू एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी मतलब कि उसमें जो है
ब्लड डोनेट आप नहीं कर सकते, एग्लूटिनेशन हो रही है, डोनर और रिसिपेंट के ब्लड की मिक्सिंग हो रही है या क्लम्पिंग हो रही है। तो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस ऐसे एडवर्स रिएक्शंस होते हैं बॉडी में जो ट्रांसफ्यूजन एरर की वजह से हो सकते हैं, जिसमें ट्रांसफ्यूजन ऑफ इनकम्पैटिबल या मिसमैच ब्लड की वजह से हो सकता है। और ये क्या कॉज कर सकते हैं, ये इचिंग कॉज कर सकते हैं, इसमें फीवर सिम्टम आ सकता है पेशेंट को, और हाइव्स एक कंडीशन डेवलप हो जाती है। हाइव्स एक ऐसा स्किन डिसऑर्डर है जिसमें इचिंग पूरी बॉडी पे उसको स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ फिर सवेयर अगर सिम्टम्स मिलें तो उसमें रीनल फेलियर, कार्डियक शॉक या डेथ कॉज हो सकती है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं सेवेरिटी ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। उसमें वेरीज फ्रॉम माइल्ड टू सवेयर आ जाता है। माइल्ड में आपके पास फीवर आपके पास आ जाएगा और चिल्स आ जाएंगे, मतलब कि उसको कोल्ड जो है, मतलब ठंड बहुत ज़्यादा लगेगी, कांपना शुरू, शिवरिंग उसमें मिलेगी आपको पेशेंट में। सवेयर में आपके पास किडनी फेलियर, शॉक और डेथ हो सकता है। सवेरिटी जो है वो डिपेंड करती है ऑन द अमाउंट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूज, कि कितना ब्लड जो है, कितनी क्वांटिटी दी गई है उसको बॉडी को रिसिपेंट में, कितनी इंट्रोड्यूस करवाई गई है, और उसके अलावा टाइप ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है, और जनरल हेल्थ ऑफ पेशेंट कि जिसको इंजेक्ट किया जा रहा है उसका ब्लड, या जिसको इंट्रोड्यूस जिसकी बॉडी में किया जा रहा है उसकी हेल्थ कंडीशन पहले किस तरह की थी। अगर वो ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट था तो उसमें आपको सिवियर सिम्टम्स मिलेंगे ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस के। अगर वो नॉर्मल हेल्थ के साथ था पेशेंट तो आपको उसमें जो है माइल्ड सिम्टम्स मिलेंगे। उसके बाद आ जाता है कॉज फॉर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। उसमें बेसिकली होता क्या है, इसका कॉज ये होता है कि इसमें हीमोलिटिक रिएक्शंस कॉज हो जाते हैं। हीमोलिटिक रिएक्शंस मतलब कि इसमें डिस्ट्रक्शन हो जाती है ब्लड सेल्स की, तो ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन होगी। उसके अलावा रिसिपेंट्स एंटीबॉडीज़ जो हैं वो डोनर के आरबीसीज़ के साथ एडहियर या स्टिक कर जाएंगे, और उनकी एग्लूटिनेशन होके, क्लम्पिंग होके उनकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। इस वजह से क्या होगा, लार्ज अमाउंट जो है हीमोग्लोबिन की वो रिलीज़ होगी, मतलब ब्रेक डाउन होकर आरबीसीज़ हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होंगे। हीमोग्लोबिन जो है वो फ्रीली सर्कुलेट करना शुरू कर देगा ब्लड में, और ये जो है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस कॉज कर सकता है। फिर आपके पास आ जाते हैं साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में नॉन हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन आ जाते हैं, और एक है हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। नॉन हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस एंड हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। तो इसमें नॉन हीमोलिटिक जो है वो विद इन फ्यू मिनट्स टू आवर्स में आपको सिम्टम्स मिलना शुरू हो जाते हैं आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग ब्लड इनटू द रिसिपेंट्स बॉडी। उसमें सिम्टम्स आपको फीवर मिलेंगे, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग एंड इचिंग मिल सकती है। और हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जो हैं वो एक्यूट भी हो सकता है, डिलेड भी हो सकता है, मतलब एक्यूट के फ़ौरन आपको सिम्टम्स मिलना शुरू हो जाएँ विद इन 2 to 3 डेज़ या 24 to 48 आवर्स आपको सिम्टम्स, और डिलेड मतलब कि हो सकता है आफ्टर हाफ अ मंथ या आफ्टर अ मंथ जो है आपको सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो। उसके बाद आपके पास डेवलप्स, ये भी रैपिड हीमोलिसिस ऑफ डोनर्स आरबीसी इसी वजह से होता है। सिम्टम्स में फीवर, चिल्स, इंक्रीज्ड हार्ट रेट जिसको आप टैकीकार्डिया भी कहते हैं, लो ब्लड प्रेशर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रोंकोस्पेजम मतलब जो आपके होते हैं ब्रोंकाई होते हैं उनमें नैरोइंग हो जाएगी, उनका साइज़ जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, श्रिंक होना शुरू हो जाएंगे, और स्वेलिंग उसमें मिलेगी आपको। नोज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग, रेड यूरिन जो है वो रेड इन कलर आपको मिल सकता है, चेस्ट पेन, बैक पेन और राइगर। सम पेशेंट्स में डेवलप पल्मोनरी एडीमा। इसके अलावा जो सिम्टम्स सेवेरिटी में डेवलप हो सकते हैं उसमें पल्मोनरी एडीमा, लंग्स जो हैं वो इन्फ्लेम कर जाएंगे और लंग्स की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी। उसके अलावा कंजस्टिव कार्डियक फेलियर मतलब जो हार्ट है उसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो गई, और अल्टीमेटली हार्ट जो है पंपिंग एक्टिविटी उसकी अफेक्ट हो रही है, और उसका जो है वो फेलियर की तरफ जाना शुरू हो गया कि उसकी फंक्शनिंग जो है आपकी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। उसके बाद आपके पास इसमें आ जाता है जॉइंडस हो सकता है। नॉर्मली हीमोग्लोबिन जो है वो रिलीज़ होता है जब डिस्ट्रॉयड आरबीसी से, तो वो डिग्रेड हो जाता है और बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब आपका बिलीरुबिन लेवल इंक्रीज़ हो जाए अबव 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तो जॉइंडस कॉज हो सकता है। फिर कार्डियक शॉक है, हीमोग्लोबिन जब रिलीज़ होता है प्लाज्मा में तो वो इंक्रीज़ कर देता है विस्कोसिटी या थिकनेस ऑफ ब्लड को, और ये इंक्रीज़ करता है वर्कलोड या लोड जो है वो हार्ट पे उसको इंक्रीज़ कर देता है। तो हार्ट को बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है टू पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, या पंपिंग करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करनी पड़ती है। तो उसको वो क्या करेगा, वो लीड करेगा टुवर्ड्स हार्ट फेलियर, और इस तरह से आर्टीरियल प्रेशर जो है वो रिड्यूस, ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा और सर्कुलेटरी शॉक वाली कंडीशन में
पेशेंट चला जाएगा। थर्ड वन इज़ रीनल शटडाउन, डिसफंक्शन ऑफ किडनीज़ या मेल फंक्शन ऑफ किडनीज़, मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज़, उसको आप कहते हैं रीनल शटडाउन। इसमें क्या होगा, टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हैं हीमोलाइज्ड या रप्चर्ड ब्लड सेल से जो हैं वो एंटर हो जाएंगे किडनी में और वो कॉज करेंगे कंस्ट्रिक्शन यानी नैरोइंग ऑफ ब्लड वेजल्स इन किडनी, और ये जो हैं विद फ्री हीमोग्लोबिन जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो फिल्टर होंगे थ्रू ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन या ग्लोमेरुलस और एंटर कर जाएंगे आपके रीनल ट्यूबोल्स में, और वहाँ पे रेट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है या पुअर होता है। उसके बाद ये जो है सडनली स्टॉप कर देता है यूरिन की फॉर्मेशन और उसको आप कहते हैं उस कंडीशन को एनयूरिया। और अगर ये आर्टिफिशियल किडनी से इमीडिएटली ट्रीट ना किया जाए तो पर्सन जो है वो 10 से 12 दिनों में उसकी डेथ हो सकती है बिकॉज ऑफ जॉइंटस सर्कुलेटरी शॉक एंड मोर स्पेसिफिकली ड्यू टू रीनल शटडाउन एंड एनयूरिया। फिर आ जाता है आपका RH फैक्टर। ये पहले जो है रीसस मॉन्की में डिस्कवर किया गया था RH फैक्टर, इसीलिए इसको RH फैक्टर का नाम दिया गया था। देन इसमें जो है जो RBCs में एंटीजन प्रेजेंट होता है ना वो इसमें एब्सेंट मिलता है RH फैक्टर में, और इसमें जो है आपको D एंटीजन प्रेजेंट होता है। तो डी एंटीजन जिसमें प्रेजेंट होगा उसको RH पॉजिटिव कहेंगे और D एंटीजन जिसमें एब्सेंट होगा उसको RH नेगेटिव कहेंगे। तो RH ग्रुप सिस्टम जो है वो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम से थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि इसमें एंटीजन D जो है वो नेचुरल एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट नेचुरल एंटीबॉडी एंटी-D जो है वो नहीं प्रेजेंट होती, और अगर RH पॉजिटिव ब्लड जो है वो किसी RH नेगेटिव पर्सन को दिया जाए तो एंटी-D उसमें डेवलप हो जाती है RH नेगेटिव वाले पर्सन में, और इसमें कोई रिस्क नहीं होता, कॉम्प्लिकेशंस कोई डेवलप नहीं करता। लेकिन अगर RH पॉजिटिव जो है वो रिसीव करता है RH नेगेटिव ब्लड तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस कॉज नहीं होती। फिर आ जाता है इनहेरिटेंस ऑफ RH एंटीजन। ये इनहेरिटेंट डोमिनेंट फैक्टर है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस इस तरह के मतलब सेम एंटीजन, और हेट्रोजाइगस इस तरह, तो ये मतलब एक पेरेंट से आई दूसरे पेरेंट से आई तो ये होमोजाइगस है, एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट से तो ये आपके पास हेट्रोजाइगस आ जाता है। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस ड्यू टू RH इनकम्पैटिबिलिटी। जब RH नेगेटिव जो है वो रिसीव करता है RH पॉजिटिव ब्लड फॉर द फर्स्ट टाइम तो उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती। क्यों? क्योंकि उसमें जो है रिएक्शंस ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस इमीडिएटली डेवलप नहीं होते, लेकिन RH एंटीबॉडीज़ जो है ना वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं उस पर्सन में जिसमें आपने ट्रांसफ्यूजन की है RH नेगेटिव पर्सन की ब्लड की। फिर ट्रांसफ्यूज्ड RBCs जो हैं वो ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट होते हैं या एंटीजन जो है वो डेवलप हो चुकी होती है, लेकिन जब आप फिर सेकेंड टाइम RH नेगेटिव को RH पॉजिटिव ब्लड जो है वो डोनेट करते हैं तो उसमें डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है जिसमें माइल्ड सिम्टम्स भी हो सकते हैं और ये आपकी सिवियर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस तक लीड कर सकते हैं, ग्लूटिनेशन हो जाती है। फिर आ जाते हैं हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ फीटस एंड न्यूबॉर्न जिसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस भी कहते हैं। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस क्या है? हीमोलिटिक डिजीज़ इज़ द डिजीज़ इन फीटस एंड न्यूबॉर्न कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल हीमोलिसिस ऑफ RBCs। मतलब इसमें एबनॉर्मल डिस्ट्रक्शन हो जाती है RBCs की और RBCs डिग्रेड होके हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है। हीमोग्लोबिन फ्रीली सर्कुलेट करता है ब्लड में और वो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस कॉज कर सकता है। इट इज़ ड्यू टू RH इनकम्पैटिबिलिटी। इसमें ये होता है कि RH जो है वो ब्लड मदर का और बेबी का अगर डिफरेंट हो तो उसमें हीमोलिटिक डिजीज़ कॉज हो सकती है। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें प्रेजेंस ऑफ एरिथ्रोब्लास्ट इन ब्लड आपको मिलते हैं और व्हेन अ मदर इज़ RH नेगेटिव। अच्छा, अगर अब मदर जो है वो आपके पास है RH नेगेटिव और बेबी जो है वो है आपके पास RH पॉजिटिव, तो उसमें क्या होता है ड्यूरिंग जो है ना इंट्रा यूट्राइन लाइफ जो है तो RH फैक्टर जो है वो मतलब इसमें प्लेसेंटल बैरियर से जो है RH ब्लड पॉजिटिव और RH नेगेटिव जो है वो मिक्सिंग उसकी नहीं होती बिकॉज ऑफ प्लेसेंटल बैरियर।
लेकिन जब डिलीवरी होती है तो उसमें क्या होता है, जब प्लेसेंटा की डिटैचमेंट होती है तब जो है वो मिक्सिंग हो जाती है ब्लड की, और मदर विद इन अ मंथ जो है मदर में सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस के, या मदर में आरएच एंटीबॉडी जो है वो डेवलप हो जाती है, और ये आरएच एंटीजन जो है वो क्रॉस करता है प्लेसेंटल बैरियर को, और आरएच एंटीबॉडी जो है वो क्रॉस इसको ईजिली कर लेती है। इसमें मतलब उन्होंने ये बताया कि फीटल ब्लड जो है ना, प्लेसेंटल बैरियर जब मतलब डिलीवरी के दौरान जब इसकी डिटैचमेंट होती है तो दोनों की मिक्सिंग हो जाती है और इसमें ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस कॉज हो सकते हैं। इसीलिए आफ्टर जो है डिलीवरी उसको मदर को जो है दिए जाती है, कुछ मेडिकेशंस दी जाती हैं जिसमें ताकि उसकी जो है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस को प्रिवेंट कर सकें। आरएच बॉडी एंटीबॉडी जो है जो फीटस में एंटर हो जाती है वो कॉज कर देती है ग्लूटिनेशन ऑफ आरबीसीज इन फीटस, और वो क्या करती है, डिस्ट्रक्शन करवा देती है आरबीसीज के, या लीड करती है टू हीमोलिसिस। सीवियर हीमोलिसिस जो है वो फीटस में नहीं या न्यूबॉर्न में कॉज कर सकता है आपका जॉइंटस, या जैसे हमने रीनल शटडाउन पढ़ा, कार्डियक फेलियर पढ़ा, वो कर सकती है कॉज। उसके अलावा इसमें अल्टीमेटली ड्यू टू एक्सेसिव हीमोलिसिस जो है वो सीवियर कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती हैं, जिसमें आपके पास आ जाता है सीवियर एनीमिया, हाइड्रॉप्स फिटालिस और कर्निक टेरेस। सीवियर एनीमिया जो है मतलब कि आरबीसीज की जो है वो क्वांटिटी कम हो गई है, पेलर स्किन हो जाएगी उसमें, और इन्फेंट जो है वो डाई कर जाता है ड्यू टू सीवियर एनीमिया, उसको वो सर्वाइव नहीं कर पाता या टॉलरेट नहीं कर पाता। सेकंड है आपके पास हाइड्रॉप्स फिटालिस। हाइड्रॉप्स फिटालिस एक ऐसी सीरियस कंडीशन है जिसमें एडीमा डेवलप हो जाता है बच्चे में, और सीवियर हीमोलिसिस की वजह से डेवलपमेंट ऑफ एडीमा, एनलार्जमेंट ऑफ लीवर एंड स्प्लीन, एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू कार्डियक फेलियर, जिसकी वजह से इंट्रा यूट्राइन लाइफ में ही मतलब मदर के वूम में ही बच्चे की डेथ हो जाती है। थर्ड वन इज़ कर्निक टेरेस। कर्निक टेरेस जो होता है वो एक टाइप है या फॉर्म है ब्रेन डैमेज की इन इन्फेंट्स ड्यू टू जॉइंटस या ड्यू टू स्वेयर जॉइंटस। इसमें ये होता है कि ब्लड ब्रेन बैरियर जो है ना वो बच्चों में डेवलप नहीं होता इतना जैसे एडल्ट्स में होता है। तो इसमें बिलीरुबिन जो है ना उसकी जब कंसनट्रेशन जो है 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाती है ब्लड में, तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में एंटर हो जाता है और परमानेंट ब्रेन डैमेज कॉज कर देता है। Then when permanent brain damage starts, the babies become lethargic and sleepy। उसमें ये सिम्टम्स क्या आएंगे कि वो कहते हैं लिथार्जी, ड्राउजीनेस वाली फीलिंग आ जाएगी बच्चे में, स्लीपी हर वक्त सोता ही रहेगा, हाई पिच्ड क्राई मतलब जब रोएगा तो आपको ऐसे वो कानों में चुभेगी आवाज़, जैसे बहुत ज़्यादा वो शार्प पिच वाली वॉइस होगी। हाइपोटोनिया मतलब कि लो हो जाएगी मसल की टोन उसकी। आर्चिंग ऑफ हेड बैकवर्ड्स, उसकी हेड जो है हेड इस पोजीशन में चला जाएगा कि हेड जो है वो बैकवर्ड्स एक्सटेंशन में चला गया। और फिर जैसे जैसे डिजीज़ प्रोग्रेस होती है तो उसमें हाइपरटोनिया या ओपिस्थोटोनस जो है वो कंडीशन डेवलप होती है। ओपिस्थोटोनस उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें बैकवर्ड आर्चिंग हो जाती है हेड की और साथ साथ नेक की, इस पोजीशन को आप कहते हैं ओपिस्थोटोनस। उसके बाद एडवांस साइंस जो हैं उसमें इनएबिलिटी टू सक्कल मिल्क आ जाएगा, इन इरिटेबिलिटी एंड क्राइंग, बाईसाइक्लिंग मूवमेंट्स, कोरियोएथिटोसिस। कोरियोएथिटोसिस क्या है? इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स, इनवॉलेंट्री शेकिंग या रिदिंग मूवमेंट्स को कहते हैं आप कोरियोएथिटोसिस। जर्की मूवमेंट्स, ये अगर बच्चा लेटा हुआ है वो ऐसे ऐसे ट्रेमर्स की फॉर्म में या शेकी मूवमेंट्स परफॉर्म करता रहता है और जिसको आप वो खुद से कंट्रोल नहीं कर पाता। उसके बाद सीजर्स हो सकते हैं, सीजर्स मतलब उसको दौरे पड़ सकते हैं, एपिलेप्सी वगैरह के सिम्टम्स आ सकते हैं, स्पास्टिसिटी, टाइटनेस मिलेगी उसकी मसल्स में, फीवर या कॉमा। प्रिवेंशन ऑफ ट्रीटमेंट किस इफ़ मदर जो है वो आरएच नेगेटिव है और जो फीटस है वो आरएच पॉजिटिव है तो इसमें एंटी डी जो है वो एडमिनिस्टर की जाती है मदर को एट द 28th एंड 34th वीक ऑफ प्रेगनेंसी एज प्रोफाइलेक्टिक मेजर के उसमें जो है बेबी में या मदर में जो है कोई ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस कॉज ना हो। और अगर आरएच नेगेटिव मदर जो है वो आरएच पॉजिटिव बेबी डिलीवर करती है तो एंटी डी जो है वो एडमिनिस्टर किया जाता है टू मदर विद इन 48 आवर्स आफ्टर डिलीवरी, और ये जो है वो पैसिव इम्यूनिटी डेवलप कर देता है फीमेल और में और प्रिवेंट करता है फॉर्मेशन ऑफ आरएच एंटीबॉडीज़ इन मदर्स ब्लड। और अगर जो है बेबी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस के साथ बॉन्ड हो गया है तो उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है बाय मींस ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। उसमें आरएच नेगेटिव ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है मदर से लेके बेबी में ताकि उसमें जो है वो रिप्लेस कर दिया जाए आरएच पॉजिटिव ब्लड को। उसके बाद अदर ब्लड ग्रुप्स आ जाते हैं, उसमें है लिवाइस ब्लड ग्रुप एंड एमएनएस ग्रुप। लिवाइस
ब्लड ग्रुप्स MNS blood groups. तो लेवाइस ब्लड ग्रुप वॉज फर्स्ट फाउंड इन अ सब्जेक्ट नेम्ड मिसिस लेवाइस, इसीलिए उसको लेवाइस ब्लड ग्रुप का नाम दिया गया। इसमें एंटीबॉडी जो थी वो रिएक्ट कर गई थी एंटीजन्स के साथ जो नॉर्मली आरबीसीज के सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं। देन आपके पास MNS ब्लड ग्रुप्स हैं, उसमें आपके पास ये था कि एंटी-M, एंटी-N या एंटी-S एंटीबॉडीज़ जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं ब्लड में, और ये क्या करती हैं, ये रेयर कंडीशन है जिसमें जो है हीमोलिसिस कॉज हो जाता है फॉलोइंग ट्रांसफ्यूजन। अदर ब्लड ग्रुप्स आ जाते हैं, उसमें एबर्जर ग्रुप है, डाइगो ग्रुप है, बॉम्बे ग्रुप है, डफी ग्रुप है, लूथरन ग्रुप है, पी ग्रुप, केल ग्रुप, वन ग्रुप, किड ग्रुप, सल्टर, एक्स ग्रुप। इंपॉर्टेंस ऑफ नोइंग ब्लड ग्रुप्स ये है कि मेडिकली इसको इम्पॉर्टेंट होता है जानना इन टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन। उसके अलावा जो है उसको सोशली अपने ब्लड ग्रुप का पता होना चाहिए, ताकि अगर उसने कोई ब्लड ग्रुप सोसाइटी जो है वो ज्वाइन करनी है, ब्लड डोनेटिंग ग्रुप जो सोसाइटीज़ या क्लब्स बने होते हैं, ताकि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो उसको कॉल करके ब्लड उसका डोनेट करने के लिए ले लिया जाए। उसके बाद जो है मेडिको लीगल कॉजेज़ के लिए उसको पता होना चाहिए टू रिजॉल्व पेरेंटल डिस्प्यूट्स। उसके बाद है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ब्लड या ब्लड कंपोनेंट्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इट इज़ अ लाइफ सेविंग प्रोसीजर। किन किन कंडीशंस में किया जाता है? एनीमिया में, हेमरेज में, ट्रॉमा में, बर्न्स में या सर्जरी में। प्रिकॉशंस इसमें क्या हैं? प्रिकॉशंस टेकन बिफोर ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। डोनर जो है वो हेल्दी होना चाहिए, उसमें कोई डिजीज़ अंडरलाइन नहीं चल रही होनी चाहिए, जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या सिफिलिस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो इंटरकोर्स से जो है वो ट्रांसमिट होता है वन पर्सन टू अदर पर्सन। डिजीज़ हाइपेटाइटिस, एड्स वगैरह नहीं होना चाहिए। उसको कंपेटिबल ब्लड जो है मैचिंग करके वही डोनेट करना चाहिए। ब्लड मैचिंग और क्रॉस मैचिंग जो है वो दोनों करनी चाहिए। RH इनकम्पैटिबिलिटी को कंफर्म कर लेना है। देन ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी है? अपरेटस जो है वो साफ़ सुथरा या स्टेराइल होना चाहिए। टेम्परेचर जो है बॉडी का जिसको आपने डोनेट करना है ब्लड, वो सेम होना चाहिए एज़ द टेम्परेचर ऑफ ब्लड। उसके बाद ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड मस्ट बी स्लो। देन हैज़र्ड्स आ जाते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के, क्या क्या डैमेजेस या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। रिएक्शंस ड्यू टू मिसमैच्ड इनकम्पैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस आ जाते हैं, जिसमें रिएक्शंस ड्यू टू मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रिएक्शंस ड्यू टू फॉल्टी टेक्निक्स ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शंस। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिए हैं। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के रिएक्शंस क्या होते हैं? उसमें सर्कुलेटरी शॉक हो सकता है, हाइपरकैलेमिया हो सकता है। हाइपरकैलेमिया मतलब इंक्रीज्ड कंसनट्रेशन ऑफ पोटेशियम इन द ब्लड। हाइपोकैल्सीमिया, इसमें क्या होता है? डिक्रीज कंसनट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। हीमोसिड्रोसिस, इसको कहते हैं इंक्रीज डेपोजिशन ऑफ आयरन इन द फॉर्म ऑफ हीमोसिड्रिन इन ऑर्गन सच एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हार्ट एंड लिवर, जिसकी वजह से आयरन ओवरलोड हो जाता है और रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन्स की वजह से ये कॉज हो जाता है, और इसकी वजह से हार्ट की एक्टिविटी भी डिस्टर्ब होती है। फिर आ जाता है रिएक्शंस ड्यू टू फॉल्टी टेक्निक्स। उसमें थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है, इन्फ्लेमेशन ऑफ डीप वेन्स इन द लोअर लेग या लेग में आप कह लें, ये ज़्यादा कॉमन है। विद द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस क्लॉट बन जाता है। एयर एम्बोलिज्म, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स ड्यू टू एंट्रेंस ऑफ एयर इनटू द ब्लड स्ट्रीम। फिर ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शंस हैं, उसमें कौन कौन से इन्फेक्शंस हो सकते हैं ब्लड डोनेशन से? HIV, हेपेटाइटिस A एंड B, ग्लैंडुलर फीवर और हर्पीज़ है। फिर ब्लड सब्सटीट्यूट्स कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं? उसमें ह्यूमन प्लाज्मा यूज़ किया जाता है 0.9% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन एंड 5% ग्लूकोज। कोलोइड्स लाइक गम, अकेशिया, इसिनग्लास, एल्ब्यूमिन एंड एनिमल जेलेटिन। देन आपके पास एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन आ जाती है, जिसको रिप्लेसमेंट ट्रांसफ्यूजन भी कहते हैं, कि मतलब अगर उसका ब्लड जो है जिसको डोनेट करना है उसका कम्प्लीटली जो है उसका ब्लड सारा निकाल के उसके ब्लड को कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया जाए तो उसको एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन या रिप्लेसमेंट ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। इसमें प्रोसीजर में ये होता है रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट ऑफ अफेक्टेड ब्लड इन स्टेजेस। उसमें ये करते हैं अफेक्टेड पर्सन का जो ब्लड है वो स्लोली निकाल लेते हैं इन स्मॉल क्वांटिटीज़ फ्रॉम 5 to 20 ml डिपेंडिंग अपॉन द एज एंड साइज ऑफ पर्सन एंड सेवेरिटी ऑफ कंडीशन। इक्वल क्वांटिटी जो है फ्रेश ब्लड की वो ट्रांसफ्यूज़ की जाती है। देन उसके बाद कैथीटर जो है वो उसको प्लेस में वहीं पे रहने छोड़ दिया जाता है। ट्रांसफ्यूजन जो है वो रिपीट की जाती है विद इन फ्यू आवर्स। उसके बाद प्रोसीजर जो है कंटिन्यू किया जाता है टिल होल ऑफ द ब्लड इज़ एक्सचेंज।
कंडीशंस जिनमें आप एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करते हैं, हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न यानी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस जो अभी हमने पढ़ा उसमें कर सकते हैं, सिकल सेल एनीमिया, पॉलीसाइथीमिया, टॉक्सिसिटी ऑफ सर्टेन ड्रग्स और स्वेयर जॉइंटिस कंडीशन में। देन लास्ट है ऑटोलोगस ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसमें ये करते हैं कलेक्शन एंड री इन्फ्यूजन ऑफ पेशेंट्स ओन ब्लड। पेशेंट का किसी सर्जरी से पहले उसका अपना ब्लड ले लिया जाए, उसको स्टोर कर लिया जाए और सर्जरी के दौरान जो है वो आप उसी को इंट्रोड्यूस करवा दें उसमें। तो ये आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।